हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर के एस गोले एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे समास में हमने पढ़ा था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के बाद समास का तीसरा भेद आता है कर्मधारय समास। पढ़ते हम कर्मधारय समास को। कर्मधारय समास की परिभाषा होती है जिस समास के दोनों पदों में विशेष्य विशेषण या उपमेय उपमान संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर का मतलब जो बाद वाला पद होता है उसकी प्रधानता होती है। परिभाषा हमारी लिखी हुई है। जिस समास के दोनों पदों में विशेष्य विशेषण या उपमेय उपमान संबंध हो, यानी कि जहां पर विशेषता बताने वाले शब्द आए वहां पर कर्मधारय समास होता है। अब हम देखते हैं विशेषण क्या होता है। विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। उपमान जिससे उपमा दी जाए वह उपमान होता है, और जिसकी उपमा दी जाए वह उपमेय कहलाता है। अब हम लेते हैं इसके उदाहरण। यह हमारा उदाहरण है नील कमल। नील कमल का जब हम समास विग्रह करेंगे तो होगा नीला है जो कमल। नीला है जो कमल। देखिए इसमें उदाहरण दिया हमारा नील कमल, यानी कि कमल नीला है, तो कमल की विशेषता बताई जा रही है नीला है जो कमल। इसलिए यहां पर विशेष्य विशेषण दिखाई दे रहा है, इसलिए कर्मधारय समास है। इसके बाद हम उदाहरण लेते हैं नीलोत्पल। नीलोत्पल इसका समास विग्रह होगा नीला है जो उत्पल। नीला है जो उत्पल। देखिए नीला है जो उत्पल, इसमें भी विशेषता बताई जा रही है क्योंकि नीला उत्पल। आगे उदाहरण लेते हैं हम नीलांबर। नीलांबर के समास विग्रह होगा नीला है जो अंबर। नीला है जो अंबर। अंबर माने आकाश। आकाश नीला होता है, तो यहां आकाश की विशेषता बताई जा रही है कि वह नीला है, इसलिए कर्मधारय समास है। आगे उदाहरण लेते हैं हम महापुरुष। समास विग्रह होगा महान है जो पुरुष। महान है जो पुरुष। यहां पर पुरुष की विशेषता बताई जा रही है कि पुरुष महान है, इसलिए कर्मधारय समास है। जहां पर भी विशेषता बताई जाती है विशेष्य विशेषण होता है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। आगे उदाहरण लेंगे हम भला मानस। समास विग्रह होगा भला है जो मानस। यहां मानस की विशेषता बताई जा रही है कि मानस भला है, व्यक्ति
भला है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। आगे उदाहरण लेंगे हम सज्जन। समास विग्रह होगा सत है जो जन। सत है जो जन, यहां पर भी व्यक्ति की अच्छाई बताई जा रही है, विशेषता है, इसलिए यहां पर कर्मधारय समास है। आगे हम उदाहरण लेते हैं महाजन। इधर आते हैं, लिखते हैं महाजन, यानी कि महान है जो जन। महान है जो जन, यहां पर भी जन, जन व्यक्ति को कहा जाता है, व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यहां पर भी कर्मधारय समास है। आगे उदाहरण लेंगे हम काली मिर्च। कितना अच्छा उदाहरण है। काली मिर्च, यहां पर मिर्च की विशेषता बताई जा रही है कि मिर्च काली है। काली है जो मिर्च। मिर्च की विशेषता बताने के कारण यहां पर कर्मधारय समास है। अब हम उदाहरण लेते हैं आगे पीतांबर। ये भी उदाहरण बहुत आता है। पीतांबर, समास विग्रह होगा पीत है जो अंबर। पीत मतलब पीला, पीत को कहते हैं पीला, है जो अंबर। अंबर माने कपड़ा, यानी कि यहाँ कपड़े की विशेषता बताई जा रही है पीतांबर में, पीला है जो अंबर। आगे हम उदाहरण लेते हैं चंद्रमुखी। ये उदाहरण भी बहुत अच्छा है। चंद्रमुखी यानी कि चंद्र के समान मुख वाली। चंद्र के समान मुख वाली, यहां पर उपमेय और उपमान दर्शाया गया है। अभी तक जो उदाहरण लिए हमने उसमें विशेष्य और विशेषण था, लेकिन चंद्रमुखी में उपमेय और उपमान है। चंद्र के समान मुख वाली, यानी कि चंद्रमा से मुख की उपमा दी जा रही है, यहाँ पर उपमेय उपमान होने के कारण कर्मधारय समास है। आगे हम उदाहरण लेते हैं नील गगन। नीला है जो गगन। गगन की विशेषता बताई जा रही है, नीला गगन है, इसलिए कर्मधारय समास है। आगे हम उदाहरण लेते हैं दुरात्मा। कितना अच्छा उदाहरण है। दुरात्मा यानी कि बुरी है जो आत्मा। दुरात्मा का मतलब होता है बुरी आत्मा। दो तरह के लोग होते हैं ना, कुछ सज्जन होते हैं, कुछ दुर्जन होते हैं, कुछ दुरात्मा, कुछ अच्छी आत्मा। तो ये दुरात्मा है, बुरी है जो आत्मा। बुरी है जो आत्मा, आत्मा की बुराई है, इसलिए यहां पर कर्मधारय समास है। आगे हम उदाहरण लेते हैं महादेव। महान है जो देव। महान है जो देव, देवों में विशेषता बताई जा रही है कि देव महान है, इसलिए कर्मधारय समास है। आगे उदाहरण लेंगे हम घनश्याम। समास विग्रह क्या होगा? घन के समान श्याम। घन के समान श्याम, घन कहते हैं बादल को, बादल काले बादल होते हैं, उनके समान श्याम है, इसलिए यहां पर कर्मधारय समास है। अब हम उदाहरण लेते हैं कनक लता।
समास विग्रह क्या होगा? कनक के समान लता। देखिए, जो हमने सभी उदाहरण दिए हैं सभी में कर्मधारय समास है और ये उदाहरण बहुत ही अच्छे हैं। इन्हीं उदाहरणों में से परीक्षाओं में उदाहरण देखने के लिए मिलते हैं। सभी में विशेषता और विशेष्य दिखाई दे रहा है और कुछ उदाहरणों में उपमेय और उपमान दिखाई दे रहा है, इसलिए सभी में कर्मधारय समास है। एक बार परिभाषा देख लेते हैं। जिस समास के दोनों पदों में विशेष्य विशेषण या उपमेय उपमान संबंध हो वहां पर कर्मधारय समास होता है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। हमने बताया विशेषण क्या होता है। विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है, और उपमान जिससे उपमा दी जाए, और उपमेय जिसकी उपमा दी जाए। अब हम उदाहरण देख लेते हैं। नील कमल, नीला है जो कमल। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल। नीलांबर, नीला है जो अंबर। महापुरुष, महान है जो पुरुष। भला मानस, भला है जो मानत। सज्जन, सत है जो जन। महाजन, महान है जो जन। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। पीतांबर, पीत है जो अंबर। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली। नील गगन, नीला है जो गगन। दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा। महादेव, महान है जो देव। घनश्याम, घन के समान श्याम। कनक लता, कनक के समान लता। सभी उदाहरणों में कर्मधारय समास है। अब हम पढ़ते हैं इससे आगे द्विगु समास। पढ़ रहे हैं द्विगु समास। द्विगु समास की परिभाषा होती है, इस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। कितनी अच्छी परिभाषा है। इस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है और संपूर्ण पद समूह का बोध कराता है। और संपूर्ण पद समूह का बोध कराता है। कराता है जैसे, इसकी पहचान बहुत ही अच्छी है। इसमें जो उदाहरण आते हैं उनमें पद संख्यावाचक होता है। देखते हैं उदाहरण, जैसा इसका नाम ही है द्विगु। द्विगु में भी द्विगु समास है क्योंकि इसका समास विग्रह होगा दो गायों का समूह। दो गायों का समूह लिखते हैं इधर। द्वि का मतलब दो होता है, तो इसलिए यहां क्रम द्विगु समास हुआ संख्यावाचक के अनुसार। अब लेते हैं हम उदाहरण त्रिभुवन। त्रिभुवन का समास विग्रह होगा तीन भुवनों का समूह। तीन भुवनों का समूह। यहां पर भी संख्यावाचक होगा, त्रि का मतलब तीन, तो इसलिए द्विगु समास है। आगे हम उदाहरण लेते हैं त्रिकोण। त्रिकोण का समास विग्रह होगा तीन कोणों का समूह। तीन कोणों का समूह। यहां पर भी शब्द में संख्या आई है तीन, इसलिए द्विगु समास है। आगे हम उदाहरण लेते हैं तिरंगा।
तिरंगा का समास विग्रह होगा 3 रंगों का समूह। तीन रंगों का समूह। देखिए ध्यान से पढ़िए, उदाहरण इनसे बाहर नहीं आते, सब घुमा फिरा के यही उदाहरण परीक्षा में देखने को मिलते हैं। आगे लेंगे हम उदाहरण तिमाही। तिमाही का समास विग्रह होगा 3 मासों का समूह। तीन मासों का समूह, मास मतलब महीना। आगे उदाहरण लेंगे हम चौराहा। से भी संख्या आई है, चौराहा मतलब 4 आया पहले, चौका मतलब 4 से होता है, यह होगा 4 रास्तों का समाहार। 4 रास्तों का समाहार, जहां पर 4 रास्ते कटते हैं उसे चौराहा कहा जाता है, इसलिए संख्यावाचक है, द्विगु समास कहलाएगा। आगे उदाहरण लेंगे हम चारपाई। चारपाई तो सभी जानते हैं, जिसे हम खाट बोलते हैं, 4 पाए होते हैं। यह होगा 4 पैरों का समूह। तो उदाहरण लेते हैं हम चौमासा, इधर लिख लेते हैं। चौमासा में भी संख्यावाचक है, चौ का मतलब 4, यह होगा 4 मासों का समूह। आगे उदाहरण लेते हैं हम पंचामृत। पंचामृत, पंचामृत में 5 आया है, 5 अमृतों का समाहार। 5 अमृतों का समाहार, यानी कि संख्यावाचक है। हम क्रम से ले रहे हैं, पहले द्वि वाले, फिर 3 वाले, फिर 4 वाले, अब ये 5 वाले। संख्या भी हम क्रम से ले रहे हैं जिससे कि याद करने में आसानी रहे। अब पंचामृत के बाद लेते हैं हम पंचतंत्र। पंचतंत्र का समास विग्रह होगा 5 तंत्रों का समूह। 5 तंत्रों का समूह। इसके बाद उदाहरण लेंगे हम पंचतत्व। पंचतत्व समास विग्रह होगा 5 तत्वों का समूह। क्या होता है 5 तत्वों का समूह? हमारा जो ये शरीर है ये 5 तत्वों से बना हुआ है, ऐसा बताया जाता है कि इसमें 5 तत्व मिले हुए होते हैं। आगे उदाहरण लेते हैं हम छमाही। 6 वाला होगा ये छमाही, वही जैसे तिमाही था वो 3 मासों का समूह था, ये 6 मासों का समूह है। 6 मासों का समूह। तो आगे हम उदाहरण लेते हैं सप्ताह। सप्ताह में क्या होता है, 7 दिन होते हैं, तो वही हो जाएगा 7 दिनों का समूह। कितना आसान है देखो, 7 दिनों का समूह। सभी उदाहरण हमारे संख्यावाचक आ रहे हैं। सप्ताह के बाद लेंगे हम सप्तऋषि। सप्तऋषि में आएगा 7 ऋषियों का समूह। 7 ऋषियों का समूह। इसके बाद लेंगे हम सतसई। कितना अच्छा उदाहरण है ये।
सही। 700 छंदों का समूह, इसमें 700 छंद आते हैं। 700 छंदों का समाहार कह सकते हैं। अब इधर लिख लेते हैं। 7 के बाद लेते हैं हम अठन्नी। अठन्नी जानते हैं, जो 50 पैसे चलते थे पहले, उसे अठन्नी कहा जाता था। अठन्नी का मतलब होता है 8 आनों का समाहार। 8 आनों का समाहार। इसके बाद हम उदाहरण लेते हैं नवरत्न। नवरत्न में क्या आएगा? 9 रत्नों का समूह। 9 रत्नों का समूह। एक उदाहरण लेते हैं नवरात्र। इधर लिख लेते हैं नवरात्र। क्या होगा? 9 रात्रियों का समूह। 9 रात्रियों का समूह। एक उदाहरण और लेते हैं, बहुत अच्छा है वो, पंचवटी। इधर लिख लेते हैं ऊपर। पंचवटी में क्या होगा? 5 वट वृक्षों का समूह। 5 वट वृक्षों का समूह। सभी उदाहरण हमारे द्विगु समास के हैं। एक बार देख लेते हैं इन्हें। परिभाषा है, इस समास का पहला पद संज्ञावाचक होता है और संपूर्ण पद समूह का बोध कराता है। उदाहरण देखते हैं। द्विगु। द्विगु में है 2 गायों का समूह, संज्ञावाचक शब्द है। उसके बाद है त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह, इसमें भी संज्ञावाचक है। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। तिमाही, 3 महीनों का समूह। चौराहा, 4 रास्तों का समाहार। चारपाई, 4 पैरों का समूह। पंचवटी, 5 वट वृक्षों का समूह। चौमासा, 4 मासों का समूह। पंचामृत, 5 अमृतों का समाहार। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। पंचतत्व, 5 तत्वों का समूह। छमाही, 6 मासों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। सतसई, 700 छंदों का समाहार। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। द्विगु समास के जितने भी उदाहरण हैं ज्यादातर हमने यहाँ दिए हैं। उदाहरण बहुत अच्छे हैं, यही उदाहरण परीक्षा में देखने को मिलते हैं। क्लास आपको पसंद आई हो, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। पिछली क्लास में हमने बताया था एक क्वेश्चन कि इस समय वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं उनका क्या नाम है। हमने कहा था जो हमारे क्वेश्चन का आंसर देगा उसका नाम हम अपनी अगली क्लास में घोषणा करेंगे नाम की। तो हमें एक बच्चे ने कमेंट में लिखा है वर्तमान में राष्ट्रपति हैं माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। उनका आंसर सही है। बच्चे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। आज की क्लास हम अपनी यहीं संपूर्ण करते हैं। जय हिंद, जय भारत।